नमस्कार। लग नहीं रहा था कि इस टॉपिक पर भी बात करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि परिवर्तन जिस समय हुआ, उस समय वह परिवर्तन गलत था। अब जब परिवर्तन हो गया तो उस पर आज आप बहस कर रहे हैं, वह भी गलत है। लेकिन परिस्थितियां कमोबेश ऐसी बनी हुई हैं कि इस समय देश की प्रस्तावना पर भीषण बहस छिड़ी हुई है। और आप देखिएगा, इस भीषण बहस का उपयोग बिहार चुनाव में किया जाएगा और एक नए संदर्भ के साथ किया जाएगा। अब हुआ क्या, जिस वजह से यह बहस हो रही है, और आप देखेंगे पूरा सोशल मीडिया इस समय पटा हुआ है इस विषय को लेकर। हर कोई अपनी बात रख रहा है। अच्छा, बात रखना तब भी ठीक होता है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि व्यक्ति को अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन यहां पर अनर्गल प्रलाप हो रहा है, बेवजह के डिस्कशन हो रहे हैं, कुछ वैसे ही जैसे कि कांग्रेस के साइड से इमरजेंसी को जस्टिफाई करने का प्रयास इस बार काफी हद तक दिखाई दिया था। तो हुआ क्या, घटनाक्रम क्या है जिस पर हम आज बात करने वाले। तो घटनाक्रम यह हुआ कि इमरजेंसी लगने की 50वीं वर्षगांठ, जो कि आपको पता है इस बार थी, तो ऐसे में सह संचालक दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने यह कहा कि भाई, भारतीय प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द यूज किया गया है, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म यूज किया गया है, लेकिन यह मूल प्रस्तावना का भाग था नहीं। ऐसे में इसको हटा देना चाहिए। इस बात को आगे बढ़ाते हुए भारत के वर्तमान समय के कृषि मंत्री, उन्होंने ये कह दिया कि भाई, धर्मनिरपेक्षता तो सही तौर पर सही नहीं है, इसको तो हटना ही चाहिए। अब इसको लेकर कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित जितने भी पत्रकार हैं, यहां तक कि कांग्रेस के जितने भी आईटी सेल के लोग हैं, इन लोगों ने शुरुआत कर दिया कि भाई, भाजपा जो है और आरएसएस जो है वो चेंज करना चाह रही है संविधान को। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, उस संविधान को परिवर्तन करना यहाँ पर भाजपा का यही प्रयास चल रहा है। और अगर वह 400 पार पा गए होते तो यह परिवर्तन हो गया होता। अब तो जो हुआ नहीं उस पर क्या बात की जाए, जो हो रहा है हम उस पर डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं। अब जब बात आई कि भाई, कांग्रेस ने ये कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, जो बी आर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उस संविधान को परिवर्तन यहाँ पर किया जा रहा है या उसका प्रयास किया जा रहा है। तो यहां पर एक बात जाननी आवश्यक है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, यह दोनों शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में इंक्लूडेड नहीं थे। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने परिवर्तित किया था। तो ऐसे में यह कहना कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान से छेड़छाड़ हो रही है, तो यह यहां पर तो तर्कसंगत नहीं है। मतलब प्रस्तावना के लिए तो मैं कह सकता हूं कि वह तर्कसंगत बात नहीं है, क्योंकि जब बैठक चल रही थी उस समय कंस्टिट्यूंट असेंबली की, तो उसमें समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को लेकर बहुत बहस हुई और अंत में यह स्वीकार किया गया कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष एक तरीके से देश पर थोपने की प्रक्रिया हो जाएगी, इसलिए इसको यहां पर शामिल ना किया जाए। इसके लिए आप जितनी भी बैठक हुई है उसकी प्रोसीडिंग्स चीजें लिखी हुई है, वहां पे जाके आप इस विषय को पढ़ सकते हैं कि बी आर अम्बेडकर स्वयं सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को प्रस्तावना में ऐड करने को लेकर सहमत नहीं थे, इसी वजह से वहां पर इसको हटा दिया गया। अच्छा, थोड़ा समय आपको समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, इसको आज के समय में धर्मनिरपेक्ष कहा जा रहा है, इन दोनों के मतलब को समझा देता हूं, फिर आप डिसाइड करिए कि उसको संविधान में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वैसे मेरा यह कहना है, जो लिखा हुआ है उसको लिखा रहे, तो उसको परिवर्तित करने का यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में मैं आपको सही बात कहूं तो देश में समाजवाद इतना भी नहीं है। ठीक है, तो पहले समाजवाद मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आते हैं पंथ निरपेक्षता पर। समाजवाद अर्थात सोशलिज्म। अब भाई, सोशलिज्म की अवधारणा आखिर आई कहां से। तो इस अवधारणा की जो आधारशिला है वह कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के आधार पर आई थी। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जिस समय यह कहा था कि भाई, चूंकि कैपिटलिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो मजदूर वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, उनका शोषण कर रहे हैं जो अपर क्लास के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, बुर्जुआ वर्ग, वह इनका शोषण कर रहा है। ऐसी स्थिति में सर्वहारा वर्ग की जो स्थिति है वर्तमान समय में, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, वो बहुत दोयम दर्जे की है। इसलिए एक समय ऐसा है, सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ क्रांति करेगा, और यह क्रांति जो है
सशस्त्र होगी और रक्त रंजित होगी। मतलब साफ है कि सर्वहारा बुर्जुआ पर अटैक करेंगे, उनके रिसोर्सेस को लूटेंगे और आपस में बांटकर एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां पर समानता की अवधारणा होगी। अब इस पूरे प्रोसेस को कम्युनिज्म कहा गया। वामपंथ जिसे आप नॉर्मली ऐसे में कहते हैं, तो यह वामपंथ विचारधारा कहलाई। आगे चल के जब व्लादिमीर लेनिन रूसी क्रांति किया, उसके बाद स्टालिन की सरकार आई, फिर बाद में माओ की सरकार आई, तो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हुआ कि भाई, चूंकि कार्ल मार्क्स सरकार के भी विरोधी थे, वो कहते थे कि सरकार भी शोषण करती है, जैसे कि बुर्जुआ वर्ग शोषण करता है उस तरीके से सरकार भी शोषण करती है। इसलिए कार्ल मार्क्स कभी भी सरकार बनाने के समर्थन में नहीं थे। लेकिन कम्युनिज्म के उस प्रिंसिपल को लेकर, चाहे व्लादिमीर लेनिन की बात करूं, चाहे जोसेफ स्टालिन की बात करूं, चाहे माओ जेडुंग की बात करूं, इन सभी लोगों ने सरकार बनाई और यह सरकार एक तरीके से निरंकुश सरकार थी। अब यहां पर क्या हुआ कि जो यह सरकारें बनी, इन सरकारों ने जितने भी एसेट्स थे कंट्री के अंदर, जितनी भी रिसोर्सेस थी, चाहे कंपनी की बात करें, बैंक की बात करें, यहां तक कि जमीन की बात करें, इन सभी चीजों को सरकार ने अपने अंडर कर लिया, अंडर कंट्रोल इसको रखा कि भाई सरकार ही इसका नियंत्रण करेगी। तो जब किसी समाज में सरकार नियंत्रण स्थापित करती है हर एक चीज का, तो ऐसी स्थिति में समाजवाद की अवधारणा का उदय होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस भी देश में सरकार हर तरह के सिस्टम पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है, आर्थिक रूप से अगर मैं बात करूं, तो आर्थिक नियंत्रण के सिद्धांत को हम कहते हैं समाजवाद। अब आप इमेजिन करिए, क्या भारत में सही तौर पे समाजवाद की अवधारणा होनी चाहिए? अगर आप भारतीय इतिहास को देखेंगे, तो भारतीय इतिहास में कभी भी समाजवाद का तत्व नहीं रहा है। यहां पे हमेशा से लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आप जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं, वर्ण व्यवस्था क्या थी? हर किसी का अपना अपना काम था और यही वर्ण व्यवस्था आगे चल के एक जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई। लेकिन जाति व्यवस्था में भी धीमे धीमे करके शोषण की अवधारणा आई और शायद वहीं से, जिसे हम कहते हैं अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, वहां से वह शुरू हुआ। इसका जो अर्ली एविडेंस हम देखते हैं वो 1000 एडी के आसपास से हमको दिखना शुरू होता है। तो मतलब साफ है कि भारतीय सिद्धांत में समाजवाद की अवधारणा का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ये सही तौर पर आप देखेंगे। आप ये सोचिए, क्या भारत देश में सही में समाजवाद है? क्या यहाँ पर प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है? अगर हम अपने संविधान में समाजवाद को इंक्लूड करते हैं, तो क्या यह सही तौर पर आपको देश के लिए जस्टिफाई होता लगेगा? क्या सरकार डिसाइड करेगी यहां पर क्या करना चाहिए? आप अगर नोटिस करेंगे कि 1947 से लेकर 1991 तक, मतलब 91 में जिसे हम आर्थिक उदारीकरण कहते हैं, उस दौर पे क्या हुआ? आर्थिक उदारीकरण हुआ क्या या हुआ क्यों? उसके पीछे कारण यह था कि 1947 से लेकर 1991 तक समाजवाद के इस सिद्धांत ने, जहां पर सरकार सब कुछ नियंत्रित कर रही थी, देश की अर्थव्यवस्था का बट्टा लगा दिया। मतलब देश की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो गई थी कि इस देश के पास मात्र 3 दिन की ही संपदा बची हुई थी। मतलब 3 दिन तक यह देश चल पाता, उसके बाद यह देश पूरे तरीके से कोलैप्स कर जाता। 47 से लेकर 91 तक इस बीच में कई सारी सरकारें रहीं, लेकिन मेनली यहाँ पे सरकारें रहीं कांग्रेस पार्टी की। 3 साल आप हटा दीजिए, इस समय जनता पार्टी की सरकार थी। बाकी समय में तो यहाँ पर सरकारें गांधी परिवार की ही रही, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। और इस समय समाजवाद एकदम कूट कूट के सरकार में डाला गया था। उसका नतीजा यह निकला कि अंत में देश को 1991 में मजबूरन आर्थिक उदारीकरण की ओर जाना पड़ा। और आप देख रहे हैं कि 1991 के बाद से देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कितने तेजी से आगे बढ़ते चली गई है। अब यहां पर बात हुई कि 1991 का श्रेय जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाता है, पर सही तौर पे वह पूरे तरीके से नरसिम्हा राव जी का अपना निर्णय था, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो पहला बजट बनाया था ना 1991 का, उस बजट को नरसिम्हा राव ने वापस करवा दिया। ये सेकंड बजट आया था जिसको नरसिम्हा राव ने पास किया था। तो एक तरीके से देश में आर्थिक उदारीकरण का जनक आप नरसिम्हा राव जी को ही कह सकते हैं। मनमोहन सिंह उस समय फिनांस मिनिस्टर थे, वो नरसिम्हा राव के कहने पर यह काम करके आए थे। तो जिस तरीके से आप देखेंगे तो वैसे भी कांग्रेस के अंदर
जो नरसिम्हा राव जी का इतिहास उसको साइड लाइन ही यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए इस पर बात नहीं करते, तो आपको समझ में आ गया कि समाजवाद क्या सही है क्या गलत। अच्छा, समाजवाद ऐड क्यों किया गया इसको भी आपको बता देता हूं। क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी 1967 में, फिर उनको यह लगा कि भाई जो उनके पार्टी के अंदर बुजुर्ग नेता हैं, जो शख्सियत नेता है, वो उनको काम करने दे रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी तोड़ी और 1971 में इलेक्शन को पहले ऑर्गेनाइज कर दिया और यहाँ पर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और इंदिरा गांधी जी वह चुनाव जीत कर आती हैं। अच्छा, उसी समय क्या हुआ कि भाई बांग्लादेश से उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान से बहुत सारे रिफ्यूजी आए थे, तो ऐसे में शुरू किया गया बांग्लादेश को अलग कराने की प्रक्रिया। और उसके बाद की स्थिति ऐसी बनी कि भाई उस समय कहा जाता है कि भाई चूंकि निक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करता था, उसने भारत के खिलाफ अपनी फ्लीट भेज दी, तो ऐसे में भारत का समर्थन करने आए यूएसएसआर, और यूएसएसआर ने भी यूएसए के अगेंस्ट में अपनी फ्लीट इंडिया के लिए भेज दी और उसी बीच में 16 दिन के अंदर भारत ने बांग्लादेश को मुक्त करवा दिया। अब यूएसआर का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान हो चुका था। यूएसएसआर हमसे चाह रहा था कि भाई इंडिया भी अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री डिक्लेयर करे, और यूएसएसआर के उस दबाव में इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में। इमरजेंसी लगी हुई थी, ऐसे में उस संशोधन के समय संसद से किसी भी तरह की प्रक्रियाएं नहीं अपनाई गई, कोई भी संसदीय प्रक्रिया उपयोग किए बिना वहां पर इंदिरा गांधी सरकार ने समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इन 4 शब्दों को यहां पर ऐड कर दिया। और को भी एक शब्द यहां पर मैं इंक्लूड कर रहा हूं, इन 4 शब्दों को वहां पर ऐड कर दिया। तो मतलब यूएसएसआर के दबाव में भारतीय सरकार ने भारतीय प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को इंक्लूड किया। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर समाजवाद का शब्द क्यों आया। वैसे 42वां संविधान संशोधन कभी आप पढ़ेंगे उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इतना परिवर्तन कर दिया गया उसके अंतर्गत कि क्या ही कहा जाए। मतलब कई सारे परिवर्तन ऐसे हो गए थे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया और उसके बाद 42वें संविधान संशोधन की कई सारी बातों को वहां पर खारिज किया गया। राष्ट्रपति जिनके पास आज यह अधिकार है कि वह एक बिल को एक बार रिटर्न कर सकते हैं ना, यह अधिकार भी राष्ट्रपति से वहां पर छीन लिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने किस तरीके से परिवर्तन किए थे। लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल को भी 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, जिसे 1978 में फिर से 5 साल कर दिया। तो आप मानिए कि समाजवाद को किस तरीके से और किसके दबाव में ऐड किया गया, यह सभी के सामने है। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्षता, जिसे आज के समय में बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे नेता धर्म निरपेक्षता यूज करते हैं, पर भारतीय प्रस्तावना में कहीं पर भी सेकुलर का मतलब धर्म निरपेक्षता नहीं है, हर जगह पर पंथ निरपेक्षता ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करें अगर हम भारतीय संविधान की, तो पंथ निरपेक्षता के शब्द को ऐड करने के पीछे का भी कारण है। यहां पर धर्म निरपेक्षता क्यों नहीं यूज की गई मैं आपको बता। एक्चुअली जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, यह भारतीय कॉन्सेप्ट था नहीं, यह वेस्टर्न से इंडिया ने अडॉप्ट किया, जो कि वहां पर चर्च सिस्टम हुआ करता था और चर्च और वहां की सरकारें, क्योंकि जब तक मध्य युग चलता था तब तक वहां पे चर्च और सरकारें साथ काम किया करती थी। एक तरीके से प्रीस्ट ही सरकार की पॉलिसी को वहां पर नियंत्रित करता था। लेकिन धीमे धीमे जब वहां पे रेनेसां आया, जिसे हम कहते हैं पुनर्जागरण, वह जब प्रक्रिया वहां पर शुरू हुई तो उसका रिजल्ट यह हमको देखने को मिला कि वहां पर क्या होता है कि भाई हटाकर इस पूरे विषय को, मतलब कि एक नया कॉन्सेप्ट आया सेकुलरिज्म का, जहां पर चर्च का रोल अब सरकार में नहीं रहने वाला है। यह बात वहां पर देखती गई। अब जब चर्च का रोल यहां पर रहेगा नहीं, सरकार अलग से काम करेगी, जिसे कहा गया सेक्युलरिज्म। इंडिया में भी इस सिद्धांत को लाके यहां पर रखा गया और कहा गया कि भारत भी धर्म अर्थात सरकार कोई धर्म यहां पर नहीं होने वाला। पर भारतीय समाज के हिसाब से धार्यति इति धर्म का कॉन्सेप्ट है, अर्थात जो धारण किया जाए वही धर्म है। फिर सरकार का धर्म होता है कि वह अपने पब्लिक का वेलफेयर कर सके। एक व्यक्ति का धर्म होता है कि वह अपने देश के लिए काम कर सके। एक सैनिक का धर्म होता है कि वह अपने देश की सेवा कर सके। तो मतलब साफ है कि आप कभी भी अपने धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इसको लेकर बहुत बहस हुई और कहा गया कि धर्म की जगह पे पंथ शब्द का उपयोग किया जाए, इसे कहा गया पंथ निरपेक्षता, क्योंकि धर्म तक जाने के रास्ते अलग अलग हैं,
इसीलिए पंथ शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो आपका पंथ अर्थात आपका पथ कुछ भी हो सकता है। अब भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मतलब वहां पर आप अपने धर्म को पालन कर सकते हैं, इसके विषय में पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है। क्योंकि सोशलिज्म के प्रिंसिपल को यहाँ पे जस्टिफाई करना था, इस वजह से यहाँ पर ऐड किया जाता है एक नया कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म। क्योंकि भारतीय समाज की अवधारणा में ही हमेशा से सेक्युलर कॉन्सेप्ट रहा है, इसको लिखने की आवश्यकता थी नहीं। यह तो पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। तो बात यह है कि जिस समय जोड़ा गया उस समय भी इस दोनों शब्दों का कोई औचित्य था नहीं, आप जोड़ते चाहे ना जोड़ते। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों और डीपीएसपी को आप देखेंगे तो वहां पे समाजवाद, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन सभी के विषय में वहां पर वर्णन किया गया है। तो मतलब साफ है कि जिस समय जोड़ा गया उस समय भी गलत है। अब भाई मेरा यह कहना है कि 42वें संविधान संशोधन के समय इसको ऐड कर दिया गया, तो अब इस पर बहस करने का कोई तुक बनता नहीं है। अब चल रहा है, चलने दो, क्या ही फर्क पड़ जा रहा है। क्या समाजवाद की अवधारणा स्थापित हो पा रही है? नहीं हो पा रही। भारतीय समाज की अवधारणा है ही नहीं वैसी। और भारतीय समाज जो है वो हमेशा से सेकुलर रहा है, इसलिए आप उस शब्द को वहां पर लिखो और चाहे ना लिखो, उससे क्या ही फर्क पड़ जाने वाला है। तो जो इस समय बहस चल रही है वह केवल बिहार चुनावों को लेकर चल रही है, बाकी इसका औचित्य मुझे कोई खास यहाँ पर दिखाई देता नहीं है। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे इसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।